नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज। मैं विवेक रंजन। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर डेट के ऐलान के बाद यानी अब चुनाव नज़दीक है यानी पहली चरण के चुनाव की नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी होगी, दूसरी नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होगी, तीसरी चरण की भी नामांकन की चल रही है। ऐसे में लेकर हम अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो लोजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं नरेश जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से जो आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या जनता की तरफ से फीडबैक मिल रही है आपको? जैसे प्रदेश में 4 गठबंधन हो गई है और एक आपके एलजेपी अलग है। देखिए, जो ये क्षेत्र है इस्लामपुर क्षेत्र, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे कुर्मी के प्रत्याशी हमेशा पिछले 15-20 सालों से जीतते आ रहे हैं। हम भी उसी समाज से आते हैं और हमारी पकड़ जो है संगठन के रूप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुर्मी शक्ति संघ के हम अध्यक्ष हैं। इसके कारण हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में हमारा संगठन काम करती है। तो एक तो वो है, दूसरा है कि हम सर्व समाज नेता हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी समाज के लिए हम काम करते हैं और महिलाओं के लिए विशेषकर काम करते हैं। तो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में ये दिख रहा है कि हम सभी दूसरे प्रत्याशी से अलग हैं और हमारे ऊपर जनता विश्वास कर रही है। आपकी जो यहाँ से वर्तमान में जो विधायक हैं चंद्रसेन, वो भी आप जो समुदाय से आते हैं वो भी उसी समुदाय से आते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे दावा इस जगह पे है और पिछले बार भी वो विधायक यहाँ थे और इस बार आप एलजेपी की तरफ से, एलजेपी जिस तरीके से अलग हुई है और ये विधायक की बात कर रहे थे, तो ये विधायक का 5 साल में सब लोग जानते हैं कि क्या किए, लोगों के बीच में किस तरह का इनका छवि है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये विधायकी बनने के बाद उसका जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किए और लोगों में अराजकता फैला के रखे हैं। लोग डरते हैं इनसे मिलने में और इनका जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं उनको हर एक जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके नेता कहते हैं नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना चलती है, उस 7 निश्चय योजना के बारे में कहते हैं कि पूरी तरीके से 7 निश्चय योजना फेल है और 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी भी 19 लाख युवाओं के रोज़गार की बात कर रही है और उधर राजद 10 लाख युवाओं के रोज़गार की बात कर रही है। तो आपका जो विजन डॉक्यूमेंट जो जारी हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान जी जारी किए विजन डॉक्यूमेंट में, तो आपके जो क्षेत्र के लिए क्या रहेगा मुद्दा? आपके क्षेत्र में हमने कई जगह घूमा तो देखा कि रोड और पुलिया टूटी हुई है और सरकार तमाम वादे कर रही है, तो आपके क्या लगेगा? देखिए, किसी भी सरकार को 10 साल बहुत होता है काम करने का और अच्छा दिखाने का। ये क्या करते हैं, उसी को बार बार रिपीट करते हैं और इनका नया चीज़ कुछ भी नहीं है। देखिए, नया चीज़ क्या होना चाहिए कि SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके तहत इनको काम करना चाहिए। जो चीज़ को ये पकड़ते हैं खूब करते हैं और उसी में करते रहते हैं, जबकि इंटीग्रेशन होना चाहिए काम में, और यही इनकी विफलता का कारण है। और जहाँ तक बात रही 7 निश्चय योजना का, तो आप जगह जगह पे देख रहे हो कि क्या हालत है, क्योंकि इनका ये सोचते हैं और तुरंत कर देते हैं, भविष्य का वो बाद में चिंता करते हैं। और यही कारण है कि इनका परफेक्ट प्लानिंग नहीं रहने के कारण ये सारा योजना को धरातल में उतार नहीं पाते हैं और लोगों का अविश्वास का भावना इनके ऊपर आया है। दूसरी चीज़ है कि जो पुल पुलिया और विकास का बात करते हैं, तो जब 15 साल पहले जब इनको राज मिला था और अभी मिला है, कोई फ़र्क नहीं है। जो 15 साल बनाम 15 साल के दोनों पूरी तरीके से फेल है। तीसरे मोर्चे में एलजेपी अपना काम करेगी। देखिए, एलजेपी का अपना सोच है और उस सोच पे वो काम कर रही है। वो कहीं इन दोनों से मेल नहीं खाती है, क्योंकि युवा सोच है और युवा सोच का एक अलग रास्ता होता है और उस रास्ते पे चलने के लिए हम माने राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं। युवा सोच की बात करते हैं तो चिराग पासवान भी युवा सोच की बात करते हैं, उधर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों में अंतर है? नहीं, देखिए, युवा सोच अच्छा चीज़ है। युवा से सोचने से फिर नहीं होगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए योजना तैयार करना पड़ेगा, उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। अब इसमें जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं के पीछे युवा रहेंगे और हमें लगता है कि चिराग जी ज़्यादा बेहतर उतार सकते हैं धरातल पे। आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, मेरा 5-6 मुद्दा है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। पहला तो है यहाँ पे बेरोजगारी को कम करना या दूर करना एक
समयबद्ध योजना के तहत होगा। तो हमारा यहाँ पे है कि 2 इंडस्ट्रियल एरिया खुले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोशन हो, लोगों को यहीं रोज़गार मिले और सस्टेनेबल इनकम का स्रोत बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा जो है पलायन, आप देखे होंगे कोविड-19 के समय में पलायन का कितना बड़ा त्रासदी हुआ, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि इनके पास उस तरह का सोच ही नहीं है। कोविड-19 पे एक सवाल उठते हैं, जिस तरीके से जो कल बीजेपी अपना विजन पत्र जारी किया, उसमें कहा गया कि अगर कोरोना का वैक्सीन आती है तो बिहार राज्य को सबसे पहले दिया जाएगा। तो आखिरकार सवाल उठता है, जनता लोगों के सवाल है कि आखिरकार बिहार राज्य को ही क्यों दिया जाएगा? देखिए, बिहार राज्य जो है हाईली डेंसिटी वाला पॉपुलेशन वाला एरिया है और बिहार गरीब है। अगर यहाँ पे उस तरह का एपिडेमिक होता है तो काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए सरकार उसके ऊपर इस तरह का बात रखी होगी। चलिए अपना बताइए, अपना जो 5 जो बता रहे थे काम करते हैं जीविका दीदी लोग, उनका भी समस्या ये है, उनको भी मेहताना मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उनको मिलना चाहिए, इसका भी आवाज़ हम उठाएंगे। 5वां जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो देख रहे होंगे आप लोग क्षेत्र में कि प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ है। ये जितना बोलें, लेकिन जब योजना चलता है तो योजना धरातल पे पहुंच ही नहीं पाता है सही तरीके से। अगर पहुंचता भी है तो 30%, 25%, बाकी 70% है, 75% कहीं ना कहीं वो करप्शन में चला जाता है। इसको कम करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है, तो प्रशासनिक सुधार पे काम हम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के गृह जिला है, तो हमने कई जगह देखने का काम किया कि महिला के लिए कोई अभद्र भाषा के लोग प्रयोग करते हैं, और जो भी इधर मगही लैंग्वेज में जो भी लोग बात करते हैं उस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या इसका लग रहा है? देखिए, एक महिला को सम्मान कब दीजिएगा? उनको सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, उनको आर्थिक सम्मान मिलना चाहिए, उनको राजनीतिक सम्मान मिलना चाहिए, और ये हो नहीं पा रहा है। आर्थिक स्तर पे हम चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसा आए और पैसा खर्च करने का अधिकार हो। ये जब तक नहीं आएगा ना, जब तक सामाजिक प्रतिष्ठा उनको नहीं बन पाएगा। और हमारा विज़न में ये बोलता है कि महिलाओं को, हर एक महिला को क्लस्टर बना के रोज़गार दें, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको आर्थिक भागीदारी मिलेगा, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, और सारा चीज़ उसी से उनको दूर होगा। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से 10 लाख युवाओं के रोजगार की बात करें, उस पर कितना खड़ा उतरेगी? देखिए, रोज़गार का मतलब लोग ये ना सोचे कि सरकारी नौकरी। रोज़गार का मतलब है कि आपका आय जो है वो हमेशा सतत आपको मिलते रहे सालों भर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सही से इसको किया जाए तो आप कर सकते हैं, और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जो 19 लाख युवाओं के रोजगार की बात कर रही है, अब पिछले बार भी जो लोकसभा चुनाव में 2014 में भी उसी तरीके से बयान दिए थे, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात कहे थे। देखिए, तो ये सब कहाँ गए? क्या कैलकुलेशन है उनका, ये हम नहीं बोल सकते हैं। कैलकुलेशन उनका होना चाहिए कुछ, और हमें नहीं लगता है कि कैलकुलेशन करेंगे तो इस लेवल पे हो पाएगा। लेकिन हाँ, हर एक साल 2 लाख 3 लाख को रोज़गार दिया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसका सेक्टर देखना पड़ेगा और उनका पोटेंशियल देख करके काम करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि रोजगार है ही नहीं बिहार में, कहाँ से दोगे? तेजस्वी यादव को कहते हैं कहाँ बाबूजी जेल में, तो जेल में से दोगे जॉब? देखिए, रोज़गार तो पैदा किया जाता है ना। रोज़गार थोड़े पेड़ में फल जैसा नहीं है कि आप तोड़ के उसको खा लेंगे। रोज़गार, छोटे छोटे रोज़गार शुरू किए जाते हैं और इस तरीके से रोज़गार को बड़ा किया जाता है। हम 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं रोज़गार, हम 50,000 से भी कर सकते हैं, और 5 करोड़ से भी कर सकते हैं। आप पब्लिक को इस तरह से आप जागरूक कीजिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको ट्रेनिंग करके, एडवांस ट्रेनिंग करके, और उनको क्लस्टर मोड में काम करने का मौका दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। रोज़गार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।